सौदा इसका भाग 12। रिदान ने आरोही से इतना कहा और उसकी बात सुनकर आरोही ने सर उठाकर उसी की तरफ देखे बिना ही धीरे से अपना सिर हिलाया और बेड की तरफ ही बढ़ गई। वो आगे आई और पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि रिदान अब वॉशरूम के अंदर जा चुका है। तो उसने नज़र उठाकर उस तरफ देखा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि रिदान अब वॉशरूम के अंदर जा चुका है। कुछ ही देर के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो आरोही अपना बाथरोब ठीक करते हुए बेड से उठी और आगे आकर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और देखा कि दरवाजे पे एक मेड के हाथों में कुछ शॉपिंग बैग लेकर खड़ी हुई थी। आरोही के दरवाज़ा खोलते ही उस मेड ने कहा, मैडम, ये सर ने आपके लिए लेकर आने को कहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही रिधान ने उसे ये बात बताई थी, इसीलिए आरोही ने चुपचाप दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खोल दिया और मेड अंदर जाकर कमरे के बेड के टेबल पर वो सारे शॉपिंग बैग रख दिए। लगभग गिनती में 20-25 बैग होंगे और एक एक के बाद एक से 3-4 मेड अंदर आते हुए वहाँ पर वो सारे बैग रख कर गई। आरोही अपनी आँख खोले वो इतना सारा सामान देखती रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है एक साथ इतने कुछ देखने की और एक साथ इतनी शॉपिंग तो उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं की। आरोही बहुत ही हैरान है, लेकिन साथ ही उसे अपने अभी अभी रेडी होना है, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है और उसकी कल वाली ड्रेस भी काफ़ी गंदी थी। तो आरोही तुरंत ही आगे आए और वो सारे शॉपिंग बैग खोल कर देखने लगी। उन सब में एक से बढ़कर एक महंगे डिज़ाइनर ब्रांडेड और एक्सपेंसिव ड्रेस थी, जो कि किसी को भी एक नज़र में पसंद आ जाती। आरोही को भी वो सारे ही अच्छे लगे, लेकिन फिर उसने एक नी लेंथ वन पीस फ्रॉक ड्रेस निकाली जो कि वाइट कलर की थी और उस पर रेड और ग्रीन कलर की फ्लावर प्रिंट के देखने में वो बहुत सुंदर लग रही थी। आरोही को भी वो अच्छी लगी, इसीलिए उसने तुरंत ही वो ड्रेस निकाली और चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ ही चली गई। कुछ देर बाद आरोही रेडी होकर वहाँ उसके कमरे के बाहर निकली और उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, खासकर कल रात और उसके और रिधान के बीच जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों को लेकर उनके बीच थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ गई है। इसीलिए आरोही सोच रही है कि वो उसका सामना कैसे करेगी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि अगर इसी तरह वो बार बार रिधान के नज़दीक जाती रही तो उसके मन में रिधान के लिए फीलिंग आने लगेगी, जो कि मना है और वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके साथ ही रिधान किसी और से प्यार करता है, उसकी लाइफ में पहले से कोई और है। आरोही उन दोनों के बीच नहीं। आरोही चाहती तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन बार बार रह रह कर उसके दिमाग में ये सारे ख्याल आ रहे हैं। आरोही चेंज करके वापस कमरे में आई तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा और वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। तो समझ गई कि रिधान उसे पहले ही रेडी होकर वहाँ से बाहर जा चुका है। आरोही ने अपने आप को समझाया कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा रिधान और उसके बीच में कुछ भी नहीं और ना ही कभी हो सकता है। यही बात सोचते हुए वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आई और फिर वहीं सीढ़ियों से वो सीधा नीचे आ गई। नीचे आ जाकर आरोही वहाँ लिविंग एरिया में खड़ी होकर इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचने लगी,
ये रिदान कहाँ है? यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा। वो कहीं बाहर चला गया क्या? हो सकता है, वैसे भी कौन सा वो मुझ पे बात करके जाएगा? आखिर मैं हूं ही कौन? उसके लाइफ में सिर्फ एक लड़की जो पैसे के लिए उसका काम कर रही है। इतना बोलते हुए उसकी नजर वहां पर हॉल में काम कर रहे 3-4 नौकरों पर पड़ी और आरोही ने सोचा कि उससे रिदान के बारे में पूछ ले, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई ये सोचकर कि पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे और उन लोगों को रिदान के बारे में पता होगा भी या नहीं। ये बात सोचते हुए आरोही ने किसी से भी कुछ नहीं पूछा और अभी भी वो अपने हाथ की उंगलियों से खोलती हुई इधर उधर देख रही थी। तभी एक मेड उसके सामने आई और नीचे सर झुकाकर बोली, मैडम सर डाइनिंग एरिया में नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? आरोही ने उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा तो जवाब में उस मेड ने धीरे से अपना सिर हिलाया कर ये बात कन्फर्म की और फिर उसी तरफ वहां से चली गई। उस मेड के चले जाने के बाद आरोही भी उसके पीछे पीछे उस तरफ गई जहां वो मेड आई थी और वहां पर आगे एक बहुत ही बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जहां पर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा कुर्सियां उसके चारों तरफ लगी हुई थी, जबकि वहां के एकदम सेंटर वाली कुर्सी पर रिदान अकेले बैठा हुआ था और उसके दोनों तरफ दो नौकर अपना काम करने में लगे हुए थे, जिनमें से एक नौकरानी उसे नाश्ता सर्व कर रही थी और दूसरा सामान लाकर वहां पर रख रहा था। रिदान ने इस वक्त एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और आरोही उसकी तरफ देखते हुए एकदम धीरे धीरे चलते हुए उसी की तरफ आ रही थी। रिदान उसे वहां पर आते हुए देखकर बोला, आओ साथ में नाश्ता करते हुए कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी पेमेंट के बारे में भी बात करते हैं। बताओ तुम्हें पैसे कैसे चाहिए, ऑनलाइन या फिर कैश? रिदान की ये बात सुनकर आरवी की आंखें एकदम ही चमक गई, क्योंकि जब से उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है तब से वो इस बारे में सोच रही थी कि उसे पैसे कब मिलेंगे। और एक बार को वो ये सोच रही थी कि रिदान उसे इतने पैसे देगा भी या बस उसे बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए रिदान का ये सवाल सुनकर आरोही उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे 1 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में चाहिए और बाकी के 4 करोड़ रुपए मुझे कैश में चाहिए। आरोही ने सीधे ही उसकी बात का जवाब दिया और फिर सामने टेबल पर सजी हुई और नाश्ते की अलग अलग यूनिक डिशेस को देखने लगी। वहां पर कई तरह के सैंडविच, ऑमलेट, बॉइल्ड एग, फ्रेंच टोस्ट, पास्ता, ब्रेड, जैम, जूस, फ्रूट और भी कई तरह के डिशेस रखी गई थी, जो कि आरुई ने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखे हैं और उसने उनके नाम तक नहीं पता, लेकिन वो सब देखने में बहुत टेस्टी लग रही हैं। उस नाश्ते की तरफ देखते हुए आरुई ने अपने मन में सोचा, ये 2 लोगों के लिए इतना सारा नाश्ता, क्या सच में अमीर लोग खाने की इतनी बर्बादी करते हैं? क्योंकि 2 लोग मिलकर इतना तो कभी भी खा नहीं पाएंगे और मैं तो अपने घर में ज़्यादातर ही नाश्ता स्किप कर देती थी। ज़्यादातर तो मेरा नाश्ता सिर्फ 1 कप कॉफ़ी ही होता था। सामने टेबल पर रखे हुए नाश्ते की उतनी सारी डिशेस को देखते हुए आरुई अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी और उसने अभी तक कुछ भी अपनी प्लेट में नहीं लिया और ना ही कुछ भी खाया है। रिदान ने नाश्ते के एक और बाइट लेते हुए आरुही की बात का जवाब दिया, ठीक है, नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा और जैसे भी तुम्हें चाहिए। रिदान ने सिर्फ इतना कहा और फिर
वो सामने रखा हुआ ऑमलेट कट करके खाने लगा और रिदान को इस तरह से खाते हुए देखकर आरोही को पिछली रात की बातें याद आ गईं। किस तरह से उसने यहाँ पर खाना खाया था और फिर ड्रिंक भी की थी। ये बात सोचकर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और रिदान से नजरें नहीं मिला पाई। आरोही सर झुकाकर नीचे की तरफ देख रही थी। उसके सामने रखी हुई प्लेट अभी भी खाली है तो वो नोटिस करते हुए रिदान ने कहा, क्या सोच रही हो? अब तुम नाश्ता कर सकती हो यहाँ पर मेरे साथ बैठकर। और वैसे भी कल रात जब तुमने इतनी महंगी एक्सपेंसिव वाइन अकेले ही खत्म कर दी तो ये नाश्ता करने में क्या शर्माना। रिदान की ये बात सुनते ही आरोही की आंखें एकदम ही हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने एकदम से उसकी तरफ देखते ये सोचते हुए कि आखिर उसने आरोही के मन में चल रही बात कैसे समझ ली, क्योंकि आरोही भी इस वक्त यही सोच रही थी। सॉरी बट मुझे नहीं पता था कि वो बहुत एक्सपेंसिव वाइन है। मुझे बस प्यास लगी और पीने के लिए कुछ चाहिए था और मुझे वो बोतल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आरोही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरश होते हुए कहा, अच्छा बोतल अच्छी लगी तो उसके अंदर कुछ भी होगा और तुम पी लोगी। क्या तुम्हें पता है जहर की बोतल भी बहुत खूबसूरत होती है, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसके अंदर जहर है। रिदान ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ये बात बोली और ये बात बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट है, लेकिन आरोही का मुंह बन गया और वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाई। इसीलिए चुपचाप उसने अपने सामने रखी हुई प्लेट में नाश्ता सर्व किया। उसने ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन सिर्फ एक ऑमलेट और एक सैंडविच उठाकर अपनी प्लेट में रखा और धीरे धीरे चुपचाप उसे खाने लगी। आरोही को इस तरह से खाते हुए देखकर रिदा ने चुपचाप नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आरोही समझ गई कि वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ही ऐसी बातें बोल रहा है, इसीलिए उसका मुंह तो बन गया था। लेकिन उसने रिधान को कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही कोई मौका रिधान को इस तरह अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नोटिस करके आरोही को भी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुश होकर नाश्ता करने लगी। लेकिन फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। ये सोचकर कि रिधान बाद में फिर उसे ताना दे। नाश्ते के बाद रिधान ने उससे जैसा कहा था वैसा ही किया। वो दोनों वहाँ पर हॉल में आए थे। रिधान ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, 4 करोड़ कैश लेकर उसके घर आने के लिए कहा और रिधान जैसे ही बिलियनर के लिए कोई भी इतनी बड़ी रकम नहीं, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसके असिस्टेंट ने ओके कहा। और जब तक रिधान ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, आरोही ने उसकी बैंक डिटेल मांगने लगा। आरोही ने उसे अपने बैंक डिटेल बताई और उसके सामने ही रिधान ने उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। आधे घंटे के बाद उसके असिस्टेंट बाकी का पैसा लेकर वहाँ पर आया तो अपने वादे के मुताबिक वो भी रिधान ने आरोही को दे दिए। दोपहर का वक्त अपने पर्स को कंधे पर टांगे हुए आरोही इस वक्त अपने घर के सामने खड़ी और घर का दरवाज़ा खोलने से पहले उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन फिर भी जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई है वो करे बिना तो यहाँ से नहीं जा सकती। इसीलिए गहरी सांस लेते हुए आरोही ने कुछ पल के लिए अपनी आंख बंद की और दोबारा से आंख खोलते हुए आगे बढ़ी और उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, हमेशा की तरह ही उसे वो अपने सामने नजर आया। उसके सौतेले पिता वहाँ घर के लिविंग एरिया में ही शराब पीकर आधे लेटे हुए से बैठे थे। उन्हें देखकर आरोही को वो सारी बातें याद आ गई जो कुछ भी उसके सौतेले पिता ने कहा। आरोही को
ये सारी बातें सोचकर बहुत ही बुरा लगा था कि आज तक उन्होंने आरोही पर जो भी पैसे खर्च किए हैं, सिर्फ ये सोच कर कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे, और वो उस पर पैसे नहीं खर्च कर रहे बल्कि फ्यूचर की एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बाद में उन्हें प्रॉफिट दे। और इसीलिए उन्होंने आरोही को कहीं से भी पैसे लाने के लिए मजबूर किया। फिर भी आरोही उनकी मदद के लिए आज यहाँ पर आई है, वो भी रिधान के दिए हुए पैसे लेकर, जिस पैसे के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वो इस बारे में भी अपने पिता को नहीं बता सकती और न ही बताना चाहती। वो जैसे ही अंदर आई और दरवाजा खुलने की आहट सुनकर उसके पिता ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर उसकी तरफ देखने की कोशिश की, और तभी आरोही चलकर आगे आई, उनके एकदम सामने खड़ी हो गई। आरोही को सामने देखकर उठकर बैठने की कोशिश करते हुए उसके सौतेले पिता ने नशे में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वापस आ गई तो मुझे पता था, आखिर और कहाँ जाएगी, कहीं ठिकाना नहीं है तेरा। तुझे तो यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन पैसा लेकर आई है या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई है? तुझे पता है ना, लोगों को उनके पैसे वापस करने हैं, नहीं तो। उसने अपने पिता की बात सुनते आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपने कंधे पर टंगे हुए पर्स से एक एक करके 500 के नोटों की 4 गड्डियां निकालकर अपने हाथों में पकड़ा दी और उनके सामने आते हुए बोली, पैसे का इंतजाम करने के लिए गई थी मैं और पैसे लेकर आई हूँ। ये रहे पैसे, पूरे 20 लाख हैं। आरोही के हाथों में इतने सारे पैसे और नोटों की गड्डियां देखकर उसके पिता को एकदम ही सदमा लगा, जैसे उनको नशा भी पूरा उतर गया। वो एकदम ही उठकर बैठा गया और आरोही के हाथों से वो सारे नोटों को अपने हाथों में लेकर अलग अलग करके देखते हुए बोला, इतने पैसे ये कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? और ये सब असली हैं क्या? सच में तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो क्या? सच में तुम ये पैसे मुझे देने अकेले आई हो? आरोही ने एकदम सीधे ही अपने पिता की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, सारे ही असली हैं और जितने भी लोगों से आपने उधार लिए हैं वो सब इसे में चुकता हो जाएंगे। इसीलिए जिससे भी आपने पैसे लिए हैं उन सब को वापस कर देना, जिससे कि वो दोबारा वो सब लोग आपको परेशान न कर पाएं, क्योंकि मैं दोबारा इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अपनी ये शराब, जुआ और उधार लेने की आदत छोड़ दीजिए। अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे गिनने की कोशिश करते हुए आरोही के पिता ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम मुझे ये बताने वाली कोई नहीं होती हो। तुमने मुझे इतने पैसे ला कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब जो बोलोगी मैं वही करूँगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।